हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज फिर मैं लेकर आया हूँ प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कुछ नियम, जो मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। तो इसको जानने से पहले हम एक फिगर बनाएंगे, यानी डायग्राम बनाएंगे, और साथ में उसको हम परिभाषा के तहत समझेंगे कि इसमें कितने टर्म्स होते हैं और इसमें हम क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पॉइंट्स में ले चलते हैं कि पॉइंट्स नंबर 1 बोल रहा है आपतन बिंदु, ठीक है। पॉइंट्स नंबर 1 बोल रहा है कि आपतन बिंदु, इसमें हम डायग्राम में भी लिख दिए हैं कि कहाँ पर आपतन बिंदु है, कहाँ पर आपको परावर्तन है, कहाँ पर परावर्तित किरण, आपतित किरण, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो ये सब जानने से पहले आप लोग को मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा, और हम लोग जितने भी वीडियो डालते हैं तो आप लोग डेली उसे देखते रहें। तो चलते हैं हम पहला नंबर जो पॉइंट है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को हम कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, तो चलिए हम चलते हैं। तो इसको हम सहज भाषा में परिभाषित करेंगे, और इसका परिभाषा क्या है तो सुनिए। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, ठीक है, परावर्तक सतह पर जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। एक बार और आप लोग को बता दे रहे हैं कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उससे हम कौन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यानी उधर से अगर कहीं से आपको सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो सूर्य का प्रकाश जो आता है उसको कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। तो जब आपतित किरण कोई भी माध्यम से आता है तो एक बिंदु पर टकराता है। तो किस बिंदु पर टकरा रहा है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में कहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है। जिस बिंदु पर टकराएगा ना उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु को किसे सूचित करते हैं ये भी नहीं पता है, तो इसको नोट में लिख लीजिए स्टार देकर कि आपतन बिंदु को ओ से सूचित करते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, आपतन बिंदु को किससे इंडिकेट करेंगे, ओ से। उसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु भी कह सकते हैं आपतन बिंदु को, ठीक है। तो इतना तो हम समझ गए कि कहीं से अगर प्रकाश की किरण आ रही है और जिस बिंदु पर टकराती है तो उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 हम क्लियर कर गए। अब रही बात प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। दूसरा का पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। तो इसे भी हम जानेंगे किसे, परिभाषा के आधार पे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसको भी हम सही तरीका से बताएंगे। तो इसका परिभाषा यह है कि जब प्रकाश की किरणों का पहले ही माध्यम में वापस जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। एक बार और आप लोग के समक्ष तो सुनिए मेरे दोस्त, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा कि प्रकाश की किरणों का पहले ही माध्यम में वापस लौट जाना, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे में कोई भी किरण यहाँ से आ रहा है, ठीक है, अगर सूर्य का प्रकाश कहीं से आ रहा है, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा भी आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और इसे हम डायग्राम के हिसाब से भी बताएंगे कि किसे परावर्तन कहते हैं और किसे अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए दोस्त, फिर आगे हम चलते हैं अगला पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट है जो 3 नंबर पॉइंट है, वो पॉइंट है आपतित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं ये भी हम जानेंगे कि आपतित किरण है क्या। तो 3 नंबर पॉइंट में चलते हैं, इसका भी परिभाषा आप लोग देखिए कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो प्रकाश स्रोत से किसी दी गई सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। एक बार और समझिए
कि आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत से, यानी कोई भी प्रकाश स्रोत हो, जैसे सूर्य का प्रकाश वो भी प्रकाश का स्रोत है, या दीपक कहिए या तारे कहिए, जो भी आत्मदीप्त पदार्थ है उससे जो भी प्रकाश आएगा तो उसको हम कहेंगे प्रकाश स्रोत। क्लियर? तो प्रकाश स्रोत से किसी दी गई सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तित किरण कहलाता है। ठीक है? तो कहीं से भी अगर प्रकाश के स्रोत से कोई भी प्रकाश आ रहा है तो वह जिस क्या बोलते हैं कि अभी क्या हम बताएं कि प्रकाश का परावर्तित किरण। ठीक है? तब प्रकाश का परावर्तित किरण को भी हम ऐसे ही कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत, सॉरी आपतित किरण के बारे में बता रहे हैं, आपतित किरण। ठीक है? कि प्रकाश स्रोत से किसी दी गई सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप डायग्राम से समझ जाइएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई कि आपतित किरण कहाँ पे है। तो प्रकाश स्रोत मान लीजिए यहाँ पे कोई सूरज है, क्या है? यहाँ पे कोई सूर्य है। अगर यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, वहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो जहाँ से आता है जिस स्रोत से, ठीक है, तो वो जिस सतह पर पड़ता है ना उसको ही आपतित किरण कहते हैं। क्लियर? तो फिर आगे चलते हैं। चौथी पॉइंट, परावर्तित किरण। ठीक है? कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं? इसे भी हम आम भाषा में या अपने सहज तरीका से इसको हम एग्जाम्पल के तहत और परिभाषा के तहत समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्त इसका भी परिभाषा जानते हैं। तो कहता है इसका परिभाषा कि आपतन बिंदु पर, जो भी यहाँ पे आपतन बिंदु है ना, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, जो भी प्रकाश आता है तो आपतन बिंदु पर आपतित किरण जब परावर्तित होकर उसी माध्यम में मुड़ जाती है तो उस किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर? जब कोई प्रकाश आपतन बिंदु पर पड़कर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है? तो इतना क्लियर आप लोग को कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं ये भी बता दिए, प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और लास्ट पॉइंट है अभी अभिलंब। ठीक है? कि अभिलंब को कैसे परिभाषित करेंगे, अभिलंब को कैसे पहचानेंगे कि अभिलंब है क्या। तो इस डायग्राम में देखिए अभिलंब कौन है, नहीं पता? तो देखिए यहाँ पे हम लिखे अभिलंब, जो सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा जिसको हम स्तंभ भी बोलते हैं या लंब भी बोल सकते हैं। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि लंब हमेशा कितने डिग्री पर खड़े रहता है? 90 डिग्री पर। ठीक है? ठीक इसी को हम अभिलंब के नाम से भी जानते हैं। तो जो खड़ा रेखा दिखाई दे रहा है ना उसी को हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। अब इसको परिभाषा से कैसे परिभाषित करेंगे इसको हम जानते हैं। तो चलिए दोस्त इस परिभाषा को हम जानते हैं। और परिभाषा क्या कर रही है? कह रही है जो क्षैतिज तल से, क्षैतिज तल यानी जो नीचे से, ठीक है, वो क्षैतिज तल होता है, जो दाएं से बाएं जाता है उसको क्या कहेंगे? क्षैतिज तल कहेंगे। और उद्दग्र को हो या स्तंभ को हो, वो ऊपर हमेशा रहता है। ठीक है? तो परिभाषा कर रहा है कि जो क्षैतिज तल से सीधा इस प्रकार ऊपर, यानी ऊपर को हम शीर्षलंब भी कह सकते हैं, तो ऊपर शीर्षलंब की ओर गया हो, उसके दोनों ओर एक समकोण बनता है, ऐसे सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्लियर? एक बार और समझा दे रहे हैं कि कोई भी अगर क्षैतिज रेखा है ना, ये क्षैतिज रेखा है, देखिए क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा या ढलाव रेखा भी कह सकते हैं। क्षैतिज रेखा पर कोई एक सीधी रेखा खड़ी हो, सीधी रेखा खड़ी हो, वह एक शीर्षलंब की तरह एक निश्चित बिंदु की भांति ऊपर जाता हो और इसके दोनों तरफ समकोण बनता हो। समकोण का अर्थ कितना क्या होता है? 90 डिग्री, यानी दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसे सीधी रेखा को हम लोग अभिलंब कहेंगे। क्लियर? ये समझ गए कि अभिलंब किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है फिजिक्स में कि अभिलंब अपने स्थान पर कितने डिग्री पर खड़ा रहता है? तो कितने डिग्री पर खड़ा रहेगा? 90 डिग्री पर। तो हम लिखेंगे अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पर क्या होता है? खड़ा रहता है, खड़ा
रहता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। और अभिलंब के दोनों छोर कितने कितने डिग्री का कोण बनता है? तो एक साइड 90 और एक साइड 90, यानी दोनों मिलकर कितने डिग्री का? 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो अभिलंब के दोनों छोरों पर 90-90 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए दोस्त, फिर हम चलते हैं अब अगले पॉइंट के बारे में कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। उसके बाद हम चलेंगे ये डायग्राम में, और डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे कि किसको क्या कहेंगे, किस क्षेत्र को हम कौन सा नाम देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत से ऐसे नाम दिखाई दे रहे होंगे। एक डायग्राम बनाए हैं और हर जगह कुछ न कुछ लिखे हैं। तो हर चीज़ का हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे और परिभाषा से भी समझेंगे कि किसको क्या कहेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अगले पॉइंट के बारे में और समझेंगे कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो अगला पॉइंट है परावर्तक सतह। बहुत से ऐसे स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर परावर्तक सतह किसे कहते हैं, परावर्तक सतह को कैसे पहचानेंगे? तो आप लोग को हम बता दे रहे कि आप लोग के घर में आईना होगा या दर्पण। ठीक है, आप लोग दर्पण देखते होंगे, तो उसके पीछे भाग को देखना, कुछ रंगा हुआ भाग दिखाई देगा, जैसे में उसमें कुछ पेंट चढ़ा होता है या कोई कलई किया होता है। ठीक है, तो उस सतह को ही हम क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहते हैं। वो कुछ न कुछ रंगों से कलई किया हुआ रहता है। तो इसको हम परिभाषा से कैसे डिफाइन करेंगे कि परावर्तक सतह है क्या या किसे कहते हैं? तो कह रहा है परिभाषा कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है, इसे क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। हमेशा परावर्तक सतह दर्पण के पीछे रहता है और परावर्तक सतह में कुछ कलई किया रहता है, जिसको हम परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि परावर्तक सतह को कैसे आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, परिभाषा कर रहा है कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है, तो ऐसे घटना को या ऐसे क्रिया को हम ही या ऐसे जो भी सतह होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है, तो एक और आता है यहाँ पर क्वेश्चन कि परावर्तक सतह बता दिए और बताएं आपके उसमें कुछ रंग चढ़ा होता है, कुछ कलई किया होता है, कुछ पेंट किया होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है और यहाँ पर एक वीवीआई पॉइंट है कि कौन ऐसा पदार्थ है जिसका परावर्तक सतह अदर पदार्थ से सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो यहाँ पे नोट में हम लिखे हैं कि चांदी जो है, चांदी का नाम सुने होंगे ना, तो चांदी सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। चांदी का जो कलई किया होता है ना, जिसको रजतित कहते हैं या पेंट, तो चांदी का सबसे अच्छा, चांदी जो है वस्तु है, पदार्थ है, तो चांदी सबसे अच्छा क्या होता है? परावर्तक माना जाता है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ से वो क्या होता है? परावर्तित तो होता है, अपने ही माध्यम में क्या होता है? प्रकाश लौट जाता है। इसलिए यहाँ पे चांदी को एक सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग जितने भी हमारे वीडियो को देखते होंगे तो आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो इतना पॉइंट बता दिए, फिर अगला पॉइंट बता रहे हैं और इस पॉइंट का नाम है परावर्तन के प्रकार। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या नाम है? परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन तो पढ़ लिए मेरे प्यारे दोस्त, और यह जानेंगे कि परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्त, परावर्तन के प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला प्रकार है नियमित, ठीक है, और दूसरा प्रकार है अनियमित। तो नियमित परावर्तन किसे कहेंगे और अनियमित परावर्तन किसे कहेंगे? तो इसको पहले हम परिभाषा से समझेंगे, उसके बाद हम फिगर के हिसाब से समझेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि यह नियमित परावर्तन है और यह अनियमित परावर्तन है। तो इसको आम भाषा में या आम परिभाषा में इसको समझेंगे कि जब कोई प्रकाश, ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरे परिभाषा को, जब प्रकाश कोई चमकीली या चिकनी सतह पर पड़कर अपने ही माध्यम में परावर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। ठीक है, वो नियम के अनुसार आएगा और एक चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ेगा। ठीक है,
या चिकनी चमकीली सतह किस दर्पण का होता है? समतल दर्पण में। किस दर्पण में जी? समतल दर्पण में। एक और आ जाएगा क्वेश्चन कि चिकनी और चमकीली सतह किस दर्पण का होता है? तो हम बताएंगे समतल दर्पण का। ठीक है, वो हमेशा बराबर ही रहेगा। तो नियमित परावर्तन आप लोग समझ गए। अब चलते हैं अनियमित परावर्तन में। तो इसका ही अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम नियमित परावर्तन का परिभाषा बोले ना, उसका ही अपोजिट परिभाषा बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? अनियमित परावर्तन। तो चलिए फिर, अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा तो इसका भी परिभाषा हम बता दे रहे हैं कि जब प्रकाश चमकीली और उभरी खाबड़ी सतह पर पड़ता है और वह नियम के अनुसार वह अपने माध्यम में न जाकर अन्य मार्गों से आगे बढ़ता है, तो ऐसे परावर्तन को हम कहेंगे अनियमित परावर्तन। समझ आ गए? समझ आ गया? तो एक बार और समझा दे रहे हैं कि जब सूर्य के प्रकाश एक चमकीली और उभड़ खाबड़ सतह पर टकराकर अपने माध्यम में न जाकर भिन्न भिन्न माध्यम में परावर्तित हो जाती है, वैसे परावर्तन को हम क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो हम परिभाषा से समझ गए। अब चलते हैं इसको फिगर से कि कैसा हम इसको फिगर से समझेंगे कि कौन नियमित है कौन अनियमित है। चलिए दोस्त, अब हम चलते हैं डायग्राम के माध्यम से कि नियमित परावर्तन को हम कैसे बनाएंगे और कैसे पहचानेंगे और अनियमित परावर्तन को कैसे बनाएंगे और समझेंगे। तो पहले चलते हैं नियमित परावर्तन में। पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। जो नीचे समतल पर दिखाई दे रहा है कलई किया हुआ, उसको कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, ये हमेशा समतल दर्पण ही बना रहता है। तो परिभाषा बोला था कि जब प्रकाश की किरण कोई चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उस परावर्तन का क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक आपतित किरण आ रहा है और यहाँ पे सतह पर पड़ने के बाद वह पुनः अपने ही माध्यम में लौट जा रहा है, जिसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो यह किस परावर्तन के अंतर्गत आएगा? नियमित परावर्तन के अंतर्गत आएगा। यह नियम के अनुसार काम कर रहा है। और दूसरा है अनियमित परावर्तन। इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ये तो है चमकीली परावर्तक सतह है लेकिन चिकनी नहीं है। ठीक है, देखिए ये ऊपर नीचे आगे पीछे है कि नहीं? उभड़ खाबड़। ये परावर्तक सतह उभड़ खाबड़ है, न कि चिकनी है। चमकीली तो है, बट यहाँ पर देखिए कहीं से भी प्रकाश की किरण आ रही है, कोई भी नियम पालन नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो नियम पालन कर रहा है ना, कि बीच में कोई एक अभिलंब है और एक साइड से प्रकाश आता है, जिसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण, और उसी माध्यम में लौट जाता है दूसरे अभिलंब के दूसरे छोरों, तो उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। बट यहाँ पर देखिए न कोई अभिलंब है, न कोई नियम है, और न ही यहाँ पे चिकनी सतह है, यानी वह नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो ऐसे परिवर्तन का क्या कहेंगे? अनियमित परिवर्तन। तो चलिए दोस्त, आज हम इतना ही बता पाए, और नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे परावर्तन और अपवर्तन के नियम, कितने नियम होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज मैं जितने भी नोट्स और पॉइंट्स बताया हूँ तो आप लोग समझ गए होंगे, और इसके लिए हम अपने दिल से आप लोग को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।